सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज अमृता मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑलरेडी हमने बहुत सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए जिसमें हमने देखा कि नेचर एंड फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारे इंडियन इकोनॉमी का। आफ्टर दैट हमने एमएसएमई इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्या क्या रोल था, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। कितना कितना सब तीनों सर्विस जो हमारे सेक्टर्स हैं, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है इन द जीडीपी, ये सब सारी चीजें हमने देख लिया है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है जिसमें कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना है, ठीक है। और हमें जानना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसमें कि हम क्या करेंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है आपके एग्जामिनेशन से, ठीक है। तो हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जहां से मैक्सिमम टॉपिक या मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया है, बाकी रिमेनिंग टॉपिक आज हम खत्म करेंगे, देन हम क्या करेंगे, एमसीक्यू, ठीक। तो देखिए, बात करें अगर हम फिनेंशियल मार्केट की, ठीक, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, फाइनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट, ठीक। अब फिनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर जो होते हैं सेल या परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज को, ठीक है। सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। तो दो मार्केट होता है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, एक होता है मनी मार्केट, ठीक। जो पहला हमारा टाइप्स होता है, या हम कह सकते हैं पहला कैटेगरी जो होता है वो क्या होता है, मनी मार्केट। और जो दूसरा हमारा कैटेगरी होता है वो क्या होता है, कैपिटल मार्केट, ठीक। ठीक, तो ये दो टाइप्स ऑफ हमारे मार्केट है। पहला हमारा क्या है, मनी मार्केट, दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसको हम शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हैं, मींस जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होते हैं। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है वेयर हम कह सकते हैं डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डील्स करते हैं, डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये हमारा, और ये है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक, 1 ईयर अप टू 1 ईयर, ठीक है। जिनका जो पीरियड होता है जनरली इंस्ट्रूमेंट का वो 1 ईयर तक का होता है। वहीं पे कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, अगर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, तो अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हो जाएंगे क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है क्या, मनी मार्केट के, ठीक है। वहीं पे अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो शेयर, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट की क्या बात करेंगे आप, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सब हमारे कैपिटल मार्केट में। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट के कैटेगराइजेशन को, तो इसको हम दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक। तो पहला हमारा क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, दूसरा अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें तो क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट,
प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सेल या परचेज करते हैं, जो सेल परचेज नहीं, हम क्या करते हैं फर्स्ट टाइम हम अपने सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, ठीक है। वहीं पे हम सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे एग्जिस्टिंग या ओल्ड सिक्योरिटी सेल या परचेज होता है उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें मनी मार्केट को, तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेटर कौन है इनके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके जो रेगुलेटर है मनी मार्केट के वो कौन है, आरबीआई, ठीक। वहीं पे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, ठीक है, इनका रेगुलेटर कौन है, इनका जो रेगुलेटर है वो कौन है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये कुछ हमारे क्या थे, ओवरव्यू थे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कि देखिए सबसे पहले इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम टर्म क्या करता है, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम क्या काम करता है, सबसे पहले जो भी इंडिविजुअल का सेविंग होता है उनको क्या करता है, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में यूटिलाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट में उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो सेविंग को जो इंडिविजुअल का सेविंग है उनको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो दो तरीका है इन्वेस्टमेंट का। एक वो मनी मार्केट में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे उनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में उनको डील करना पड़ेगा, ठीक। वहीं पे कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होता है, या तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, बैंक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें पढ़ना है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और इनके रेगुलेटर्स कौन कौन है, जो फाइनेंशियल मार्केट में जो भी सारी चीजें आती है उनके रेगुलेटर्स कौन है, ठीक है। और वो सारी चीजें क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं हम वो डील करेंगे, ठीक। देखो बात करते हैं अब हम मनी मार्केट की, ठीक। तो मनी मार्केट एक हमारा ऐसा मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फंड में डील करते हैं ये, ठीक। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड में ये डील करते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटर की, तो जो मनी मार्केट के रेगुलेटर है वो कौन है, आरबीआई है, ठीक है। मनी मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। वेयर इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज सेबी, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। और बात करें इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस जो भी होता है इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, तो आईआरडीए मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, आईआरडीए इंश्योरेंस का, ठीक। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट रेगुलेटर आपको याद करना है, ठीक। फिर वहीं पे बात करें स्टॉक एक्सचेंज को, तो स्टॉक एक्सचेंज हमारे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है जहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कौन है, ठीक। तो दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दो ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, ठीक है। वेयर दूसरा हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनके शेयर्स को हम कैसे जानते हैं, सेंसेक्स से, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी याद रखना है आपको, ठीक। अब देखो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है हमारे इंडिया में, तो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो आपके हर एरिया के डेवलपमेंट में प्रमोट करते हैं या काम करते हैं, तो कौन है, सबसे पहले नाबार्ड। नाबार्ड कहाँ पे किस फील्ड में काम करते हैं, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं। वहीं पे सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वहीं पे एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डेवलप करने के लिए काम करते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल बैंक है जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का यही मतलब होता है कि हम ऐसा काम करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड हो, ठीक है। तो अब हम हर चीज करें जिससे लोग जाए वो अर्बन एरिया में हो, सॉरी रूरल एरिया के पर्सन को जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, या तो उनके पास सारी जगहों पे बैंकिंग फैसिलिटी मिले, इसे वो कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो इसके लिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए क्या क्या चीजें लाई गई थी, क्या क्या स्कीम लाई गई थी, तो जनधन योजना मोदी जी लाए थे, ठीक, याद रखना। यूपीआई
ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस सॉरी, और डिजिटल पेमेंट, ठीक है, ये सब सारी चीजें लाई गई ताकि लोगों को फिनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज घर बैठे मिल सके। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे। अब देखो आरबीआई किसके रेगुलेटर है? आरबीआई को रेगुलेट करता है, आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करते हैं। ठीक, वहीं पे सेबी, सेबी जो हमारे कैपिटल मार्केट है उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक, और आईआरडीए इंश्योरेंस को, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, बीमा मीन्स इंश्योरेंस। और बीएससी, बीएससी किसको क्या करता है? बीएससी किसको सोर्स करता है? सेंसेक्स को, एनएससी, निफ्टी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में अब हमें जानना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था और उनका इफेक्ट क्या पड़ा था ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पे, ये भी हमें जानना है। तो लिबरलाइजेशन हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? तो जब हमारा जो 1991 का क्राइसिस था उसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया क्या? एलपीजी रिफॉर्म। 1991 के क्राइसिस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या किया? लॉन्च किया एलपीजी रिफॉर्म, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब ये क्या करते हैं? इकोनॉमी को ओपन बनाते हैं, ओपन बनाते हैं कि कोई भी आके हमारी इकोनॉमी में ट्रेड कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकदम ओपन तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये ओपन इकोनॉमी बनाया गया, इसमें लाइसेंस को हटाया गया, जो इरिलेवेंट हमारे टैक्स थे इनको हटाया गया, जो हमारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड पे उन्हें हटाया गया। ये 1991 में लिबरलाइजेशन जो हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या हुआ था। तो 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था वो किसके अंडर हुआ था? उनके पीएम कौन थे उस टाइम पे? तो नरसिम्हा राव पीएम थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो 1991 का रिफॉर्म हुआ था उस टाइम पे पीएम कौन थे? डॉक्टर पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे। और फिनेंशियल मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे हमारे मनमोहन सिंह। ठीक, अब 1990 के रिफॉर्म में हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, जिसको कि हम एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कि रूपी डिवैल्यूएट किया गया। इसमें रूपी डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है? कि जो हमारे इंडियन रूपी के जो वैल्यू है, ठीक है, रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में जो हमारे इंडियन रुपीस की जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट द्वारा कम कर दिया गया। अब ये क्यों कम किया गया था? ताकि फॉरेन ट्रेड बढ़े। ठीक है, अब हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो कम हो जाएगी और वहां की करेंसी ज्यादा रहेगी, ज्यादा वैल्यू उनकी होगी, तो हमारे यहाँ लोग और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि कम पैसे में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़े, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया था? रुपये को डिवैल्यूट कर दिया गया था ताकि ट्रेड लिबरलाइज हो सके, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। ठीक है, और इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, और यहाँ पे क्या हो? एफडीआई इंक्रीज। ठीक है, एफडीआई क्या हो? एफडीआई हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखो क्या क्या इंडिया से ज्यादा मेजर एक्सपोर्ट होता था। इंडिया से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होता था? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था, जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड आईटी एंड सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल्स मटेरियल्स हमारे यहाँ से क्या किए जाते थे? एक्सपोर्ट किए जाते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो जीएसटी कब आया? जीएसटी कब आया? जीएसटी आया 2017 में। ठीक है, और जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के तहत लाया गया था। यहाँ पे बोला गया था कि एक नेशन के अंदर सिर्फ एक ही टैक्स प्रिवेल करेगा, यही जीएसटी का मेन मोटिव था। और इसको किसको, ये सारे हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे इनको कन्वर्ट करके हमको हमारे इकोनॉमी में इंडिया में जीएसटी लाया गया। कब लाया गया? 2017 में। ठीक, एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, और फिनांस जो हमारे फिनेंशियल मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? मनमोहन सिंह थे। ठीक है, जीएसटी 2017 में आया था। और आईटी हब हमारे जो कहाँ पे कहे जाते हैं? बेंगलुरु में, आईटी हब बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये सब सारी चीजें अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे क्या किया है? मेंशन किया, तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमें क्विक या फैक्ट रिवीजन हमें करना है थोड़ा सा, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है कलेक्ट करने में डेटा को, और डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, और डेटा को एनालिसिस करने में। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, प्लस रैपिड रिवीजन कैप्सूल फॉर फ्रीक्वेंट वन लाइन लाइनर्स है, ये सारी चीजें आपको याद है। तो स्टैटिक्स क्या करते हैं, स्टैटिक्स हेल्प करते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, फिर उस डेटा को एनालाइज करने में, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने में, ये सारी चीजें, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा आता है एग्जामिनेशन में क्या आता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे क्या होती है, अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीजें आती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी बताता है एक क्या हमारा एक वैल्यू, ठीक है, जो पूरे सीरीज के जो ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सीरीज में उनको रिप्रेजेंट करे। एक सेंट्रल वैल्यू जो पूरे सीरीज में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करे, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले आता है मीन। अब हम मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमें मीन को कैलकुलेट करना है, इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ठीक है, जब हम जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड कर दें, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो क्या आ जाएगा हमारा मीन, ठीक। मीडियन, मीडियन क्या है हमारा, मिडिल वैल्यू, ठीक। ये क्या होते हैं हमारे मिडिल वैल्यू इन द सीरीज, ठीक है। जब हम उस सीरीज को असेंडिंग या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे, तो हमारी मिडिल वैल्यू जो होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन। और मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सीरीज, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग जो वैल्यू होता है, ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होता है इन द सीरीज, वही हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन थे रिलेटेड टू मीन, मीडियन, मोड, ठीक। तो यहाँ पे देखो, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ये बताते हैं कि सेंट्रल जो वैल्यू है उससे कितना हमारा मीन या कितना जो वैल्यू है डेविएट करता है, वही हमारा बताता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं डिस्पर्सन में, लाइक हमारे रेंज हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन हो गए, ये सारी चीजें। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या बताता है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताता है कि कितना चेंज हुआ है, हमारे वेरिएबल्स में कितना चेंज आया है, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड वेरिएबल्स हो, ठीक है, ओवर अ टाइम हमारे वेरिएबल्स में कितना चेंज आया, ये हमारा बताता है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सीपीआई, ठीक। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये बस आपको टाइप से याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी WPI के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको नाम रखना है, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। अब देखो डेटा, जो भी डेटा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं डेटा, ठीक है। तो जो हमारे डेटा होते हैं स्टैटिस्टिक्स में जो हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे क्या, प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा। दूसरा क्या होता है हमारा, सेकेंडरी डेटा, ठीक। अब ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हैंड
डेटा भी बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डेटा विच गेट कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पे डेटा कलेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। वहीं पर अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा का, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सेकेंड हैंड डेटा है, इसको इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये क्या होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होते हैं, ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन इज, ऐसा डेटा जो ऑलरेडी किसी और द्वारा कलेक्ट किया गया और उसका हम यूज करके क्या कर रहे हैं, आप कोई भी अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी हमारे दो टाइप्स के डेटा होते हैं, पहले प्राइमरी जिसको कि फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं, वैसे सेकेंडरी डेटा जिसको कि हम सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं। और प्राइमरी डेटा को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा वो रियल माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट हैंड डेटा होता है, फर्स्ट टाइम उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, और ज्यादा रिलायबल माना जाता है प्राइमरी फर्स्ट हैंड डेटा को या प्राइमरी डेटा को। सेकेंडरी डेटा को उतना रिलायबल नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में दो आते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, सिर्फ पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो हम नाम लेंगे एडम स्मिथ का, ठीक है। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेदर इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, कीन्स को, ये भी आपको याद रखना है कि जब भी बात करें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो वी विल टेक अ नेम ऑफ एडम स्मिथ। वेदर एज इफ वी विल आस्क इन द क्वेश्चंस कि हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन वी विल टेक द नेम ऑफ कीन्स, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखना है। फिर देखो आरबीआई कब आया था, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, ये आपको याद रखना है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कब आया था, तो ये आया था हमारा, कब आया था, 1991 में। वहीं पे जीएसटी कब आया था, 2017 में, ठीक। नीति आयोग कब आया था, 2015 में, किसको चेंज करके, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके, और प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1915 में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किन्स को कहा जाता है, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में। एलपीजी और जीएसटी कब आया था, तो एलपीजी जो हमारा आया था 1991 में, वेदर जीएसटी जो हमारा आया था 2017 में आया था। नीति आयोग आया था 2015 में, वहीं पे प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब हमें क्या है, एमसीक्यू करना है, जो हमारे जो सेक्शन 2 है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी एमसीक्यू कर लेते हैं, कैसा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, उसको कैसे हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक है, या क्लोज इकोनॉमिक है, या मिक्स इकोनॉमी है। तो हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन के पहले वाले लेक्चर में कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों लोग मिलके काम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो, ये हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बताया है कि द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडिया जीडीपी इज द, कौन सा सेक्टर है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी को। ये भी हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे कौन से सेक्टर्स आते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक, फिर इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करता है, देन लास्ट में हमारा आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सबसे जो लार्जेस्ट शेयर है वो किसका है, सबसे जो लार्जेस्ट शेयर है वो किसका है, टर्सरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे दूसरा नाम भी आपको याद रखना होगा, टर्सरी सेक्टर हमारे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, वेदर इज पब्लिक, तो पब्लिक नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, दैट इज टर्सरी सेक्टर, ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ डेवलपिंग इकोनॉमी इज मार्क्ड बाय, जो हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी होते हैं वो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैसे हम मानेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग है। हाई पर कैपिटा इनकम होता है उनका, नहीं, ये तो डेवलप कंट्री का होता है। लो पर कैपिटा इनकम होता है, यस, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कोई एग्रीकल्चर नहीं होता वहां पे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होता, नहीं, ये तो डेवलप कंट्री का होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए हमारे क्या हुए, डेवलप कंट्री का दिया है, ये जो हमारे बी है ये डेवलपिंग कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू विच सेक्टर, तो एग्रीकल्चर हमने देखा था कि एग्रीकल्चर हमारे प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर्स में इंडस्ट्री आता है, टर्सरी सेक्टर में हमारे क्या आते हैं, सर्विस, ये आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 50 बार बता चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन आया था 1950 में, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया था नीति आयोग, कब, 2015 में। देखो नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन किस ईयर में, 2015 में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने सारी चीजें कवर करा दी हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब देखो 5 ईयर प्लान से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा किससे रिलेटेड है, किस मॉडल पे बेस्ड था, तो महानुलबिस, ठीक है। तो ऐसे, और हेराडोमर मॉडल हमारे यहाँ का फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मॉडल है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना, और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान से, ठीक है। अब देखो नीति आयोग इज चेयर बाय, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ये सब जनरल नॉलेज है, ठीक। हाउ मेनी 5 ईयर प्लान डिड इंडिया है, हमने बताया था कि टोटल 12 5 ईयर प्लान हुए थे, जिसमें कि जो कि हमारा खत्म हुआ था, लास्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था वो कब खत्म हुआ था, 2016 में। स्टार्ट कब से हुआ था, 1951 से लेके 1951 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। 1951 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में खत्म हुआ था, और टोटल हमारे 12 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली इंक्रीज आउटपुट, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम लोग लाए थे, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले सबसे जो मेनली आउटपुट इंक्रीज हुआ था, किसका हुआ था, किस पे ज्यादा फोकस था, तो व्हीट और राइस पे। दो क्रॉप्स का नाम आपको लेना है, व्हीट और राइस, ठीक है। दोनों हमारे क्रॉप्स का आउटपुट इंक्रीज हुआ था, और इन्हीं दोनों के लिए हमने क्या लाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, कौन है इनके फादर, तो एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन का जब भी नाम आए तो आपको नाम लेना है किसका, एम एस स्वामीनाथन का, ठीक है। और देखो अब एमपीएस जो मिनिमम सपोर्ट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इनका फुल फॉर्म पूछा है, तो ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा मतलब एमपीएस। नेक्स्ट देखो, रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय, तो देखो ये हमारे क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नाम आया कि रूरल और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट होते हैं वो किस बैंक द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे नाबार्ड द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब सेबी क्या है हमारा, सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, फाइनेंशियल मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है, तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक। आरबीआई भी हमारा क्या है, आरबीआई भी सुपरवाइज करता है, एपेक्स ओपेक्स बॉडी मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक। तो ये सब नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब देखो व्हाइट रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, जो डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशन हमने बोला था कि याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन पूछा है किससे किससे रिलेटेड, तो मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर रेवोल्यूशन हमारे किससे रिलेटेड थे, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। ये सब याद रखना है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कब अनाउंस हुआ था, 1991 में, ठीक है। ये सब रट गया, इतना पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को भी रट गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेक इन इंडिया एम्स टू प्रमोट। अब मेक इन इंडिया जो हमारे स्कीम लाया गया था, इनका क्या आपको नाम से ही पता चल रहा है, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाना, तो क्या बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना ही इनका काम था। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। द एपेक्स बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सिडबी हमने देखा था, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए लाया गया था, ठीक। तो ये है नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, ठीक है। मुद्रा स्कीम प्रोवाइड लोन टू, अब मुद्रा स्कीम किस में हमने पढ़ा था, मुद्रा स्कीम जो आया था वो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये लाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 1991 पॉलिसीज रिड्यूस द सिस्टम ऑफ, जो 1991 में आया तो किस चीज का सिस्टम उन्होंने रिड्यूस किया, एमपीएस का, टैक्सेशन का, या सब्सिडी का, नहीं, लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने रिमूव कर दिया ताकि अच्छे से ट्रेड हो सके, ठीक है। फिर देखो, अनएम्प्लॉयमेंट हिडन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बेसिकली कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हिडन होते हैं, तो अभी हमने कल डिस्कस किया था, डिस्गाइज, बताया था ना एग्जाम्पल कि एक खेत है, वहां पे 4 लोग की जरूरत है बट 8 लोग उसी में लगे हुए हैं, ठीक है। 8 लोग से प्रोडक्टिविटी भी सेम आ रही है, अगर हम 4 लोग को निकाल दे तो भी प्रोडक्टिविटी सेम होगी, 8 लोग वहां पे काम कर रहे हैं तब भी प्रोडक्टिविटी सेम है। तो इसको हम किस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, किसी पर्टिकुलर सीजन में, जब तक क्रॉप का सीजन है तब तक हमें काम मिल रहा है, जैसे वो सीजन नहीं हमें काम नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक। साइक्लिकल, जो रिसेशन और रिसेशन के वजह से आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा जो रिसेशन आ गया तो उस टाइम पे हमारे जो क्या है, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है,
तो उनको उनको ले ऑफ कर देंगे। तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बताया था कि मतलब आप जो न्यू जॉब ढूंढने जा रहे हो, आप पुराना जॉब से आपको निकाल दिया गया, आप न्यू जॉब ढूंढने जा रहे हो, तो उस समय तक टाइम पीरियड तक जो भी आपका क्या हुआ है, जॉब छूटा हुआ है, तो उस समय तक जो आप अनएम्प्लॉयड है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक, अब देखो जो मनरेगा गारंटी है वो कितने दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट बताती है, देती है, एक साल में आपको कितने गारंटी देती है कि कितने दिन आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, तो 100 डेज का। ठीक, 100 डेज का, ये सब आपको चीजें याद होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजिंग ड्यूरिंग रिसेशन, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो रिसेशन के टाइम में होता है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये तो बता दिए थे। पॉवर्टी लाइन किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो इनकम और कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है पॉवर्टी लाइन। ठीक, मनी मार्केट डील्स विद, मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म से डील करती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म से। तो देखो कितना इजी इजी क्वेश्चंस आप लोग से पूछा गया है। ठीक, तो आपको बस थोड़ा सा चीजें रिमेंबर याद रखना है, और हमें पता है कि आपको ये सब चीजें याद है। ठीक, तो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटेड बाय, जो सिक्योरिटीज मार्केट होते हैं सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं। मनी मार्केट रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, याद रखना है। ठीक, और जो हमारे आईआरडीए हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर जो होते हैं। ठीक, फिर हमारे नाबार्ड, ये तो हमारे एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है इंडिया में, तो क्या है, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसका फुल फॉर्म ओवर द ट्रेड काउंटर ऑफ इंडिया, ओवर द ट्रेड काउंटर ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना सब लोग। ठीक, इंश्योरेंस इन इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, अभी ऊपर बताया आईआरडीए द्वारा, फुल फॉर्म भी बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ एनएससी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएससी एनसे निफ्टी निफ्टी होता है, तो ऐसे निमोनिक्स बना के आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, एलपीजी रिफॉर्म स्टेट फॉर्म, जो एलपीजी है इसका फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। द इकोनॉमिक रिफॉर्म वर लॉन्च इन, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था, 1991 में आया था। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। देखो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म, जब हमारे जो एलपीजी को लाया गया था, तो उस टाइम पे कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह थे, ये भी हमने बताया था। जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड कब आया था, 2017 में आया था। ठीक, तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए कुछ फैक्ट्स। जीएसटी इज डिस्क्राइब्ड एट वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन में एक टैक्स लगेगा। ठीक, नेक्स्ट विच इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का रेंज नहीं, ये तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, ये भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, ये भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे मीन मीडियन मोड होते हैं, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब देखो प्राइस चेंज हो रहा है ओवर टाइम आर मेजर बाय, तो जो हमारे प्राइस चेंज हो रहा है ओवर मेजर टाइम, तो इंडेक्स नंबर द्वारा ये चेंज आते हैं। ठीक, इसमें दो होते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ठीक, ये जो हमने डिस्कस किया था। अब देखो नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड डेटा, इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, और सेकंड हैंड डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले तो एडम स्मिथ, और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो कीन्स। ठीक, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, कीन्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंडियन इकोनॉमी में आए हुए थे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लेना। ये था हमारा सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी आप लोग क्या करिएगा, जितना भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है सब कुछ आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी वीडियोस हमने करा है वो कर लीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।